हाय नमस्कार मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर और इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और पिछले वीडियो में जो रिज्यूम से रिलेटेड मैंने बातें की थी, इंटरव्यू से रिलेटेड बातें की थी, अब उसमें एक स्टेप और आगे मैं जाता हूँ। जो कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल इंटरव्यू आपका रिज्यूम बेस्ड होता है, उसके बाद जो डिस्कशन होता है नॉर्मली वो टेक्निकल होता है, आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और आपने जो पढ़ाई की है उससे ओरिएंटेड भी क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग उस सेकंड पार्ट पे जाते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ और मेरे साथ जो दूसरे इंटरव्यूअर होते हैं मैं उनका भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने खुद ने इंटरव्यू दिए हुए हैं मैं उनके भी एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो सेकंड फेज़ इंटरव्यू में होता क्या है, पहला फेज़ तो ख़त्म, आपके रिज्यूम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, सारी चीज़ें बता दी, पर्सनल बातें हो गई, आपकी प्रोफिशेंसीज, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है सारे डिस्कस हो गए। अब सेकंड फेज़ में आ जाते हैं, आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सिक्वेंसेस हो जाती है, मोस्टली होती है कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होती है कि अगर जैसे कि मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, ठीक है, अगर मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का हूँ, यानी मैं मैकेनिकल की चीज़ों को जानता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ या अच्छे से बता पाऊँगा। अब आप बिलीव कीजिए कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का है, वो इलेक्ट्रिकल में ही इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होगी क्या, कि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाला आदमी उसके एक्सपर्टनेस के हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने नहीं रखेगा वो, क्योंकि ही नोज यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के ज़्यादा हाई फाई या ज़्यादा फंडू चीज़ें आपसे पूछेगा नहीं, नॉर्मल चीज़ें ही आपको क्वेश्चन रखेगा जो कि बेसिक्स होगा, तो वो उतना ही आपके लिए अप्लीकेबल रहेगा, तो वो आप एक्सप्लेन करने होने चाहिए। तो उतना आपको नॉलेज होना भी चाहिए, उतनी बेसिक इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब होता क्या है, अब यहाँ पे वाइस वर्सा कम्युनिकेशन हो जाती है, क्योंकि सेकंड फेज़ में यही फ़ायदा हो गया कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं। तो ठीक है, चलो उन्होंने तो अपने इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के जो स्ट्रांग जो हाई फंडू चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप शायद उस बारे में न जानते हो या न बोलेंगे, और सही बात है, कैसे बताएगा आदमी। तो अब यहाँ पे एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी रखिए, अदर इंजीनियरिंग का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की बेसिक चीज़ें याद रखिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, बस इतना ही। और कंप्यूटर रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो भी आप याद रखिए या उसके बारे में जानकारी रखिए। अब होता क्या है, अब आप सपोज मैकेनिकल बैकग्राउंड के हो, अब इंटरव्यूअर से, हाँ इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, तो अब वो क्या करेगा, अब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ही चीज़ें जानते होंगे, बेसिक चीज़ें जानते होंगे, वहाँ पे वही बेसिक चीज़ अब आपको पूछेंगे वो। तो अब यहाँ पे अब आपको मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, इंटरव्यू देने गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए। तो ऐसे केसेस में कैंडिडेट को बेनिफिट मिल जाता है, 100% मिलता है। अगर मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का हूँ, स्ट्रॉन्ग नॉलेज है और सामने का कैंडिडेट भी मैकेनिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ूंगा। लेकिन अगर वो नया स्टूडेंट है, फ्रेश बी करके निकला है, तो मैं वैसा भी नहीं करूँगा, उसकी कैपेसिटी और उसके जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसको देख करके ही बात करूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कुछ लोग थोड़ा ओवर क्वेश्चन डाल देते हैं और कैंडिडेट डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कई बार। तो खैर ये जो उस तरीके से लेते हैं वो उनका इशू है, मुझे उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। यहाँ पे मैं आप जैसे स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि आपको बेनिफिट कैसे लेना है। और अगर सपोज आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, सामने वाला मैकेनिकल बैकग्राउंड से इंटरव्यू आपका ले रहा है, तो यहाँ पे भी दोनों मतलब आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल की बेसिक चीज़ें आपके सामने रखेंगे और आपका जो इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक चीज़ है आप उसके बारे में ही डिस्कस करोगे, तो ज़्यादा यहाँ पे कोई हाई फंडू की चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये एक फेज़ हो गया जहाँ पे कई बार कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल जाता है और उसमें वो नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं और अच्छा डिस्कशन हो जाता है। कई बार होता है कि आपने जो रिज्यूम में प्रोजेक्ट, कई बार लोग लिखते हैं ना कि भाई मैंने ये सेमिनार किया था, ये प्रोजेक्ट बनाया था, इस प्रोजेक्ट में ऐसा ऐसा काम किया, तो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी नॉलेज आपको ही पता है। अब सामने वाला इंटरव्यूअर क्या करेगा, वहाँ पे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा,
यहाँ पे इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट को जानने की कोशिश करता है कि आपने क्या बनाया था, कैसे बनाया था, कैसे ट्रायल लिया था, कैसे उसको सक्सेसफुल किया था। ये एक नॉर्मल डिस्कशन में जाता है खाली। यहाँ पे कोई टेक्निकल क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा कि ये तुमको क्यों नहीं आता, या इसमें ये था तो ये क्यों नहीं किया। थोड़ा बहुत सजेशन के लिए बोल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतनी अच्छी तैयारी रखिए कि सामने वाला जो भी कुछ, यहाँ पे क्वेश्चन रेज ऐसे नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछते रहेंगे। मैं भी यही करता हूँ, प्रोजेक्ट कोई बनाया रहता है सामने वाला कैंडिडेट, तो मैं वही सब पूछता हूँ कि अच्छा कैसे बनाया था, क्या क्या उसमें था, फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे था, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, या आपने कोई ऑटोमेटेड चीज़ बनाई थी तो उसमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग किए या कैसे किए, कहाँ से रिसोर्स लिए, आपको आइडिया कहाँ से है इस प्रोजेक्ट का। तो यही सब डिस्कशन होता है और टाइमिंग निकलते चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, इंटरव्यूअर को लगता है अरे यार बहुत टाइम इंटरव्यू ले लिया, चलो लड़का अच्छा है, सब चीज़ जानता है, सब चीज़ एक्सप्लेन किया, हर चीज़ बताया इसने, चाहे भले हो सिंपल ही क्वेश्चन क्यों ना रहा हो, लेकिन आपने बोला, आपने एक्सप्लेन किया, और इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में बोला, हिंदी में आया तो हिंदी में आया, कोई इशू नहीं है। तो एवरीथिंग आर गोइंग गुड। इस कंडीशन में अगर इंटरव्यू होता है तो बहुत हेल्दी इंटरव्यू होता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में अगर सेम ब्रांच के मिल गए, जैसे इंटरव्यूअर सपोज करो कि BE है मैकेनिकल में और 10-15 साल की सर्विस किया हो स्ट्रांगली, और कैंडिडेट भी मैकेनिकल वाला ही मिल गया उसको, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। क्यों? यहाँ पे अब कैंडिडेट का इशू नहीं होगा, यहाँ पे अब इंटरव्यूअर के फिलॉसफी पे आ जाती है। दो टाइप के इंटरव्यूअर होते हैं, एक होते हैं कि वो सामने वाले को जज कर लेते हैं कि छोड़ो यार लड़का अभी फ्रेश B करके निकला है, तो नॉर्मल डिस्कशन करता हूँ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट चीज़ें पूछ लेता हूँ, बस उतना ही। कुछ क्या करेंगे, उनके एक्सपीरियंस में जितनी चीज़ें उन्होंने लर्निंग ली है, जितनी चीज़ों के बारे में वो जानते हैं, वो सामने वाले से वही क्वेश्चन करेंगे, और सामने वाला फिर साइलेंट हो जाता है कई जगह पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रिमार्क चला भी जाएगा, कैंडिडेट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये सब लक फैक्टर की बात होती है। यहाँ पे आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइए, बाकी लक फैक्टर तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन फर्स्ट 2 फेज़ में अगर आपने स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छा दिया, जैसे रिज्यूम से रिलेटेड जितनी चीज़ें पूछी आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। सेकंड फेज में अगर क्रॉस ब्रांच मिल गई, जैसे आप मैकेनिकल से हो, इंटरव्यूअर इलेक्ट्रिकल से हो, तो वहाँ पे भी आपको 100% बेनिफिट मिलना ही मिलना है, और मिल भी जाता है। और आपके जो प्रोजेक्ट है, सेमिनार है, उसके बारे में वहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, वहाँ पे वो डिस्कशन होता है, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, आप सब बताओगे ये है वो है ऐसा है वैसा है, सब आप एक्सप्लेन करोगे वाया वाया, वो और पूछते जाएंगे अच्छा ऐसा कहाँ से लिया, वो सब जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, ये हो जाता है। थर्ड फेज में जब क्रॉस ब्रांच मिल गए, सेम ब्रांच मिल गए, तो यहाँ पे लक फैक्टर काम करेगा। आइदर आप उनकी सारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर देंगे या नहीं भी दे पाएंगे, दोनों केस हो सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर। यहाँ पे इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि वो आपको किस वे में ले रहा है। अगर आपको एज ए फ्रेशर समझ के थोड़ा बहुत काइंड नेचर रख के, हाँ भाई चलो फ्रेशर लड़का है, फ्रेशली BE किया है, तो हर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होगा, तो उसको नॉर्मल डिस्कशन करके भी सिलेक्ट कर लेगा। और अगर वो अपना सारा एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर सामने कैंडिडेट के ऊपर झाड़ के बैठ गया एक साथ, तो शायद सेम ब्रांच वाला जो बेचारा कैंडिडेट है वो आंसर ना भी दे पाए। लेकिन अगर फर्स्ट 2 फेज में उसका डिस्कशन अच्छा रहता है, रिज्यूम फेज और जो उसका प्रोजेक्ट और क्रॉस ब्रांच से रिलेटेड अगर चीज़ें रही, तो वहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा और वो सिलेक्ट भी हो सकता है। तो जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको तो अच्छा तैयार रखिए, जो लास्ट वाला फैक्टर बताया वो नसीब के ऊपर छोड़ दीजिए, वहाँ पे मैं और आप भी कुछ नहीं कर सकते, ना इंटरव्यूअर, वो तो लक फैक्टर के ऊपर चला जाएगा। और थर्ड फेज का जो है सेम ब्रांच वाली में, उसमें एक चीज़ आप याद रखना, आप किसी भी आंसर को घुमाना मत। आपको आता है तो यस करके आगे जाइए, आंसर दीजिए, नहीं आता है तो बोल दीजिए कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है, या मैंने पढ़ा था मुझे वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, या मैं भूल गया हूँ। ऐसे अच्छे से आप उसका डिसेंटली आंसर दे दीजिए, वहाँ पे टाल मटोल मत करना, घुमाना मत, क्योंकि सेम ब्रांच का है तो तकलीफ़ हो सकती है। कभी कभी कुछ इंटरव्यूअर में थोड़ा सा
उन्हें ईगो हर्ट भी हो जाता है कि सामने वाला कैंडिडेट मुझे क्या समझ के कुछ भी बोले जा रहा है या मुझे बुद्धू समझ रहा है क्या। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन रेज ना हो तो बेहतर भी कि आपको जो आंसर आता है आप दे दीजिए, नहीं आता है तो आप अच्छे से बोल दीजिए कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है, इधर मैं इस बारे में पढ़ा तो था लेकिन मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा है सर, आई कांट रिमेंबर दैट ऑल द थिंग्स। तो आप उसे कह के आप उसको स्टॉप कीजिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फिर आप उसके ऊपर आंसर जो देना है दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपने इंजीनियरिंग की चीज़ों को तो अच्छा व्यवस्थित रखिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की जो बेसिक चीज़ें जो सभी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में कॉमन रहते हैं, एटलीस्ट उन बेसिक चीज़ों को आप याद रखिए, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बोलने भी आना चाहिए, क्योंकि ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है, पहले से काफ़ी आगे हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी साइंस बहुत आगे आ गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि फ्रेशर भी हो तो थोड़ी बहुत मल्टी स्किलिंग उनको चाहिए, मल्टी नॉलेज थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं हर एक इंटरव्यूअर। मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं। इलेक्ट्रिकल वाला है तो थोड़े बहुत बेसिक मैकेनिकल की चीज़ें वो जानता है उतना ही पूछूंगा, और अगर मैकेनिकल वाला है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उतना थोड़ा बहुत पूछ करके मैं स्टॉप कर देता हूँ। बाकी रिज्यूम के रिलेटेड बात करते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड आपके जो सेमिनार रिलेटेड है उस पर बात करेंगे, और आपने इंजीनियरिंग में किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा आपको अच्छा पढ़ाई किया है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर आपके सब्जेक्ट खुद ही आपसे पूछ लेता है कि भाई चलो अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या रहा है, आप बोलोगे थर्मल, तो वो थर्मल पे क्वेश्चन आंसर चालू करेगा। तो सब्जेक्ट भी जब आप बताते हैं तो काफ़ी सोच समझ के बोलिएगा, जिस पे सही में आपको कॉन्फिडेंट है और आप बता सकते हैं वही सब्जेक्ट उनके सामने रखिए, मल्टीपल सब्जेक्ट मत रखिए, या ऐसा मत कीजिए कि नहीं सर आपको जो पूछना है पूछो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जो पूछना है पूछो, तो वो तो फिर जो आएगा वो दिमाग में पूछेंगे। तो आप कभी कभी यहाँ पे भी नसीब काम कर जाती है कैंडिडेट की, कि सपोज आपने बोला नहीं सर मुझे थर्मल काफ़ी अच्छे से आता है, काफ़ी अच्छा मुझे उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर इंटरव्यूअर थर्मल के बारे में जानता ही नहीं रहेगा तो वापस वहाँ पे वो क्या करेगा, थर्मल की छोटी मोटी चीज़ें जो जानता रहेगा वही पूछेगा, तो आपको फिर से यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड फेज में ये सब डिस्कशन जो बताइए काफ़ी इसका याद रखिएगा और इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और ये जो चीज़ें बताई इसका ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। और चाहिए तो मेरा ये वीडियो आप रिपीट करके आप सुनिएगा शब्दों को, तो मेरे एक एक वर्डों का आप ध्यान में रखिए, उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, उसी हिसाब से आप अपना रिज्यूम राइटिंग कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहे से दिमाग में माइंड में आते हैं तो आप मुझे यूट्यूब में मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको देता रहूँगा, सभी चीज़ों के लिए हेल्प करूँगा आपको। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में मेरे वीडियो आते रहेंगे, चाहे वो सेक्टर रिलेटेड हो चाहे जनरल टॉपिक्स हो, टेक्निकली जो भी रहेंगे मैं आपको सब शेयर करता रहूँगा। तो बेल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़ माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, 100% कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, सभी डिप्लोमा होल्डर्स सभी बी होल्डर्स को मेरी तरफ से नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक।